टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बल एवं गति के नियम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि कभी भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखो, क्या पूछ रहा है वो लिखो, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगता है। कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ क्या बोला है कि एक गोली है, बुलेट है, जिसका द्रव्यमान कितना है, बुलेट का द्रव्यमान है 50 ग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं, बुलेट के द्रव्यमान को 50 ग्राम, तो m1 लिख दूं। m1 कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर जो मास है किलोग्राम में लेते हैं, तो हम इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50/1000 इज इक्वल्स टू 0.05 किलोग्राम मास की हमारी बुलेट है। और जो राइफल है हमारी, उसका मास है m2, जो कि हमें दिया हुआ है 4 किलोग्राम। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे 4 किलोग्राम कि राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ दी जाती है। अब यहाँ पर देखो, जब आपकी बुलेट फायर की गई है, जब बुलेट फायर की है तो इनिशियली प्रारंभिक तो दोनों ही बुलेट और राइफल दोनों किस में होंगे, विराम अवस्था में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी बुलेट है और जो आपकी राइफल है दोनों ही शुरुआत में विराम अवस्था में होंगे, तो उन दोनों का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जाएगा। और बाद में जब बुलेट को फायर किया गया है तो बुलेट 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल जाती है, बुलेट 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल जाती है। तो इस स्थिति में राइफल का जो वेग होगा वो क्या होगा, आपको ये बताना है। यहाँ पर इसने प्रारंभिक शब्द इसलिए करा है क्योंकि जब आपने फायर किया है तो उसने उसको प्रारंभिक माना है, लेकिन हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जब फायर किया तब वो 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल गई है। तो राइफल भी तो भाई एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाया ना, कि राइफल ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया तभी तो वो आगे गई। तो जब बुलेट आगे गई है तो उसने भी राइफल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, फोर्स की वजह से राइफल पीछे की तरफ डिस्प्लेस हुई होगी, विस्थापित हुई होगी। तो कितने वेग से विस्थापित हुई है आपको यही बताना है। तो यहाँ पर V2 निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख रही है, हमें दिया है m1 m2 u1 u2 v1 v2। ये चीज तो हमने एक ही देखी थी, ये चीज जो है हमने संवेग के संरक्षण में देखी थी। तो यहां पर मैं संवेग के संरक्षण का फॉर्मूला लगा दूंगी। क्या पढ़ा था हमने, m1 u1, यहां पर संवेग के संरक्षण का मैं फॉर्मूला लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 हमारे पास में कितना है, 0.05 इंटू 0, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर दोनों ही बुलेट और जो राइफल है आपकी 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग पे थी, क्योंकि दोनों ही रेस्ट में थी। बाद में द्रव्यमान तो आपका बराबर ही रहेगा, 0.05 इंटू 35 प्लस 4 इंटू V2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज पूरी 0 हो जाएगी, तो उसको 0 लिख दूं, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, 2 पर कैरी जाएगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17 एंड 17 हम लिख देंगे। उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो कोई आंसर में भी हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। इज इक्वल्स सॉरी प्लस 4 V2 चल रहा है, ये 4 है, इसे हम थोड़ा बड़ा लिख देंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए हमें, 4 है ये। अब क्या होगा, ये जो 175 है ये इधर चला जाएगा, 1.75, ये जो 1.75 है ये इधर आ जाएगा और इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इस चीज को मैं इस तरीके से लिख दूं,
इस चीज को मैं इस तरीके से लिख दूं, -1.75 इज इक्वल्स टू 4v2। यहां पर 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड होगा, तो माइनस का 1.75 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू v2। 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, 3 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, 7 4 7 जा 28 और 2 बचेगा, देन 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.4375 मीटर प्रति सेकंड का वेग जो है वो राइफल में आपको देखने को मिलेगा। जो राइफल है जब वो पीछे आएगी तो वो कितने वेग से पीछे आएगी, वो माइनस 0.475 के वेग से पीछे की तरफ आएगी। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि जो राइफल का वेग है वो बुलेट के वेग से या फिर गोली के वेग से विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है। समझ में आया आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है? आइडिया हमें मिला है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, आंसर यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, हमारा भी यही आया था। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। दोनों वस्तुएं टकरा जाती है। टकराने के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दो वस्तुएं दे रखी है और दोनों वस्तुओं में टक्कर होती है। टकराने के पश्चात पहली वस्तु का वेग आपको दे दिया और दूसरी का आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संवेग संरक्षण ही तो है, टक्कर हमने किसमें पढ़ी थी, संवेग संरक्षण में। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। कभी भी कुछ भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, हमेशा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आधी मुश्किल वहीं आसान हो जाती है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 100 ग्राम का है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0.1 किलोग्राम। उसी प्रकार से जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम है, जिसको हम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में जो पहले ऑब्जेक्ट है, पहली वस्तु है, उसका आरंभिक वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी वस्तु का जो आरंभिक वेग है वो हमारे पास में कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड। टकराने के पश्चात जो पहली वस्तु है उसका अंतिम वेग कितना हो गया है, 1.67 मीटर प्रति सेकंड, और जो दूसरी वस्तु है उसका अंतिम वेग आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि संवेग संरक्षण लगेगा। फॉर्मूला लगाते हैं, m1u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। m1 कितना है हमारा, 0.1, u1 कितना है, u1 हमारे पास में दे रखा है 2, प्लस m2 कितना है हमारे पास में 0.2, और u2 कितना दे रखा है हमारे पास में 1, बराबर m1 अगेन कितना है 0.1, और v1 कितना दिया है हमें, v1 दिया है 1.67। ये सारी चीजें क्वेश्चन में ही दी रखी है तो हमने लिख ली है क्वेश्चन से। ठीक है। प्लस जो आपके पास में m2 है वो कितना दे रखा है 0.2, और v2 हमें निकालना है। आप क्या करेंगे, सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 0.2 प्लस 0.2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 0.167 प्लस 0.2 v2। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां पर मल्टीप्लीकेशन किया है। ये डॉट थोड़ा डार्क कर देते हैं, आई गेस दिख नहीं रहा होगा वहां से, पॉइंट थोड़ा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 0.2 कितना हो जाएगा, 0.4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.4 बराबर 1.67 नहीं 0.167 है, क्या हो जाएगा हमारे पास में 0.167 प्लस 0.2 v2। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0.4 माइनस 0.167 बराबर 0.2
V2। यहां हम इसे माइनस करेंगे तो देखो बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट में जब पॉइंट वाला प्लस या माइनस करते हैं तो वहां गलती करते हैं, हमें वहां गलती नहीं करनी। एक बार देख लो कैसे करेंगे। पॉइंट लगाना है आपको, पॉइंट के पहले वाली डिजिट पॉइंट के पहले लिखो, पॉइंट के बाद वाली डिजिट पॉइंट के बाद लिखो। सेकंड जब आप देख रहे हो तो सेकंड में भी क्या है, पॉइंट के पहले वाली डिजिट को पहले लिख दिया और बाद वाली को हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, तो ये कितना हो जाएगा 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितना हो गया 0.233। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.233 इज इक्वल्स टू 0.2 V2। अब हम देख रहे हैं कि 0.2 जो है वो V2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो नीचे आकर के क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आकर के, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। 3 अपॉन 0.2 बराबर V2। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट कैंसिल करूंगी तो यहाँ 10 आ जाएगा। कट कर दिया हमने, 1000 आएगा यहाँ पर, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास में 233 अपॉन 2 इंटू 100 लिख दू। 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाया तो 5 आ गया। हमारे पास में क्या आया है 116.5 अपॉन 100। अब ये 2 डिजिट छोड़ के और पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अंतिम वेग आया है, वस्तु 2 का जो हमारा अंतिम वेग आया है वो पॉजिटिव ही आया है। इसका क्या मतलब है कि टकराने के पश्चात जो आपके दूसरा द्रव्यमान है वो भी पहले द्रव्यमान की दिशा में ही गतिमान है। मतलब अगर आपका पहला द्रव्यमान इस दिशा में गया है टक्कर के बाद में, तो दूसरा द्रव्यमान भी इसी दिशा में जा रहा है टक्कर के बाद में। आई होप आपको क्लियर है, आइडिया मिल रहा है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल के हमारा एक्स्ट्रा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल, ये आपका बैक एंड का क्वेश्चन 1 है। बैक एंड का, यहां से बैक एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या कह रही है लाइन, देखो पहले ही लाइन अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव कर रही है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से, किसी वस्तु पर जो बाहर से बल लग रहा है, बाह्य असंतुलित बल लग रहा है, वो क्या है, शून्य है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो बाहर से किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो वो शून्य है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उस वस्तु पर बल लग ही नहीं रहा है, कोई असंतुलित बल लग ही नहीं रहा है उस वस्तु के ऊपर। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो क्या फिर भी वो वस्तु एक समान वेग से गति कर सकती है? यदि हाँ, तो वेग का परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए। अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए हमने जड़त्व पढ़ा था। जड़त्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु है वो उसके जड़त्व के कारण अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु एक दिशा में एक समान वेग से चल रही है तो एक दिशा में एक समान वेग से ही चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। तो यहाँ पर हमारी वस्तु जो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वस्तु पहले से ही गतिमान हो, पहले से ही वस्तु एक समान वेग से चल रही हो, तो अपने जड़त्व के कारण वो क्या करेगी, एक समान वेग से चलती ही जाएगी। उसको बाहर से किसी दूसरे बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने जड़त्व के कारण पहले ही एक समान वेग से चल रही है और एक समान वेग से ही चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन और क्या है कि वस्तु किस स्थिति में सिर्फ चलती ही जाएगी, जब घर्षण बल क्या हो जाए, घर्षण बल नेग्लिजिबल हो जाए, जो, या फिर आप मान लो कि घर्षण रहित सतह के ऊपर रोल कर रही है, घर्षण रहित सतह पर ये गुड़क रही है, जिस वजह से ये चलती है तो चलती ही जाएगी। अगर बाहर से बल नहीं लगाया है तो हो सकता है ये पहले से ही गतिमान हो, एक समान वेग से एक दिशा में पहले से ही गतिमान हो, तो अपने जड़त्व के कारण ही सीधी सीधी चलती जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सतह से घर्षण बल नहीं लगना चाहिए। दूसरा जो है एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वायु प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो हवा भी तो अपना फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से इसकी दिशा में परिवर्तन आ सकता है। तो हवा का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो है घर्षण नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर घर्षण बल
नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात और क्या जरूरी है कि जो वायु प्रतिरोध है, एयर रेजिस्टेंस है, वो भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नेग्लिजिबल होना चाहिए, ना के बराबर। इतना क्लियर है? सिस्टमैटिकली कैसे लिखना है इस आंसर को? ऐसे लिखोगे कि हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। ऐसा कब हो सकता है कि जब पहले से ही वस्तु एक सीधी सरल रेखा में एक समान चाल से चल रही हो और जब चाल का परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, मतलब बार बार मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चले तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी और दिशा में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दोनों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये संभव है। और वायु का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। या फिर और एक और कंडीशन क्या है कि वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच में घर्षण बल का मान शून्य हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वो घर्षण रहित सतह पर रोल कर रही हो, तभी वो एक समान वेग से एक दिशा में गति करना उस बॉल के लिए संभव है। ये पांचों कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को, कारगेट नहीं आएगा, कारपेट आएगा यहाँ, है ना, कारपेट आएगा, कारपेट को गीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जब आप किसी गद्दे पर या कारपेट पर उसको लटका करके उसके ऊपर डंडे से आप मारते हो तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब कारपेट के अंदर धूल के कण होते हैं, पहले हम लेके आए कारपेट, उसके अंदर धूल के कण है। अभी कारपेट और धूल के कण दोनों ही अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में है, लेकिन हम क्या करते हैं, कारपेट के ऊपर डंडा मारते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर बाह्य बल लगता है और कारपेट के जो पार्टिकल्स है, जो आपके पार्टिकल के जो पदार्थ है, वो किसमें क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो किसमें आ जाएंगे, मोशन, गति की अवस्था में आ जाएंगे। और कारपेट के अंदर जो धूल के कण हैं वो किसमें रहेंगे, कारपेट के अंदर जो धूल के कण हैं वो आपके अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहेंगे, जबकि कारपेट के जो कण हैं वो तो कंपन कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे की तरफ हो गए, और जो धूल के कण हैं वो अपने जड़त्व के कारण, विराम अवस्था के जड़त्व के कारण अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और धूल के रूप में वो बाहर आ जाएंगे। प्रारंभ में दरी तथा धूल के कण दोनों विराम अवस्था में होते हैं। जब इनमें से किसी छड़ी को पीटा जाता है तो दरी में कंपन गति होने लगती है, परंतु धूल कण विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। क्यों? उनके जड़त्व के कारण। तो अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए जब हम उस कारपेट को पीटते हैं या फिर उसको हम उसके ऊपर डंडा मारते हैं तो कारपेट के मॉलिक्यूल्स तो गति में आ जाएंगे और परिणाम स्वरूप जो धूल के कण है वो बाहर निकल जाते हैं। सिंपल था ये भी। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कभी भी हम बस के ऊपर सामान रखते हैं तो उसको रस्सी से क्यों बांध देते हैं? तो इसके कुछ कारण है। जैसे मान लो ये हमने पढ़ा भी है, 3 तरीके के जड़त्व पढ़े थे ना हमने, उसी में से इसका आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, यहां पर मान लो जो आपकी वस्तु है, जो आपकी बस है, वो गतिमान है। तो जब बस गतिमान है और गतिमान बस के ऊपर सामान रखा हुआ है, क्या मान रहे हैं हम कि जो हमारी बस है वो गतिमान है और गतिमान बस के ऊपर सामान रखा हुआ है। तो जब बस गतिमान है तो बस के ऊपर रखा हुआ सामान भी तो गतिमान है, और जब बस अचानक से ब्रेक लगाएगी तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन जो बस पर रखा हुआ ऊपर सामान है वो अपने जड़त्व के कारण क्या करेगा, अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, जिसकी वजह से बस के ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाएगी, लेकिन अपने गति के जड़त्व के कारण जो सामान है वो आगे की ओर नीचे गिर जाएगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है कि जो आपकी बस है वो रुकी हुई है, बस जो है वो विराम अवस्था में है। जब आपकी बस विराम अवस्था में है, जब आपकी बस विराम अवस्था में है तो उसके ऊपर जो रखा हुआ सामान है वो भी किस में है, विराम अवस्था में है। दोनों ही विराम अवस्था में है। तो जब बस अचानक से बल लगा करके चलेगी तो जो ऊपर रखा हुआ सामान है वो अपने विराम अवस्था के जड़त्व की वजह से विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, और जब बस अचानक से चलने लगेगी तो जो सामान है वो खसक करके पीछे नीचे की ओर गिर जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर आपने रस्सी से नहीं बांध रखा है तब की बात कर रही हूं मैं। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, मान लो ये आपकी रोड है और रोड पर एक शार्प टर्न आएगा, तो जो आपकी बस है वो क्या करेगी, घूमेगी, ऑब्वियसली घूम जाएगी वो भी। तो जब बस के ऊपर सामान पड़ा हुआ होगा, जब बस के ऊपर सामान पड़ा हुआ होगा
तो ये दोनों सीधी दिशा में जा रहे हैं ना, तो बस के ऊपर जो सामान है और बस जो है वो खुद किस में है, एक सरल सीधी रेखा की गति बनाए रखना चाहेंगे वो, कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर गति दिशा वाला जड़त्व हमारा लगेगा कि एक समान गति से वो, या फिर क्या बोल सकते हो कि वो अपनी एक ही दिशा में जाना चाहेंगे, सीधी रेखा में वो गति करना चाहेंगे। लेकिन जब बस अचानक से घूम जाएगी तो जो सामान होगा वो अपने दिशा के जड़त्व को बनाए, दिशा के जड़त्व की वजह से क्या करेगा, सीधी रेखा में ही गति करना चाहेगा। और जब वो सीधी रेखा में गति करना चाहेगा अपने जड़त्व के कारण, वो अचानक से खुद तो बस तो मुड़ जाएगी, लेकिन अपने जड़त्व के कारण क्या होगा, वो नहीं मुड़ेगा, सामान नहीं मुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सामान खसक करके साइड में नीचे की ओर गिर जाएगा। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से बस के ऊपर रखे गए सामान को हम बांध देते हैं। ये दूसरी कंडीशन हो रही है। तो यहां पर हमारा क्या लग रहा है, यहां हमारा लग रहा है गति के जड़त्व के कारण जो सामान है वो नीचे की तरफ गिर सकता है ना, सामान जो है पीछे की तरफ नीचे की ओर गिर जाएगा। यहां क्या है, विराम अवस्था के जड़त्व के कारण विराम अवस्था के जड़त्व के कारण जो सामान है वो आगे की ओर नीचे की तरफ गिर सकता है। और यहां पर दिशा के जड़त्व के कारण जो आपका सामान है वो साइड में नीचे की तरफ गिर सकता है ना, उस साइड जो है नीचे की तरफ वो गिर सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन किस तरीके से आंसर करना है, काफी इजी है। जो हमने सीखा है उसको रिकॉल करो और उसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। सिस्टमैटिक आपको इस तरीके से आंसर करना है। ये यहाँ पर वही लिखा है जो मैं आपको ऑलरेडी सिंपल भाषा में समझा चुकी हूँ, तो आप पीडीएफ में से इसको रेफर कर सकते हो। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? अब क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने गेंद को हिट किया है, मारा है, तो कुछ समय चलने के बाद में जो गेंद है वो उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ कारण दिए हुए हैं, हमें सही कारण चुन करके बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, कि बहुत अच्छी फोर्स लगा करके जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट नहीं किया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कितनी भी तेज आप बॉल को मार लो, बॉल तो धीरे होगी ही होगी। बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स से भी मार लोगे तो एक पॉइंट पर जाकर के बॉल की स्पीड धीमी होगी ही होगी। तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स आपने बॉल पर लगाया है उतना ही ज्यादा बॉल का वेग है। ठीक है, जितना ज्यादा हम बॉल को हिट करेंगे उतनी ज्यादा वेग से जो बॉल है वो आगे की तरफ बॉल के जो वेग में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन इसका ये कारण तो नहीं है ना कि वो धीमी हो जाएगी, यहाँ पर ये कारण तो रिलेट हो ही नहीं रहा है, ये कारण भी रिलेट नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। गेंद पर गति की दिशा में के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। क्या बोल रहा है कि जिस दिशा के अंदर आपकी गेंद चल रही है, जिस दिशा के विपरीत आपकी, जिस दिशा में आपकी गेंद चल रही है, गेंद इस दिशा में चल रही है, तो गेंद के गति की दिशा के विपरीत आपके एक दूसरा बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से जो गेंद है उसकी स्पीड धीमी हो गई है। ये हो सकता है। लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। क्या बोल रहा है कि गेंद के ऊपर बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो गेंद है वो विराम अवस्था में आने के लिए प्रयास खुद से ही प्रयास कर रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता, अंदर से कोई अपनी खुद की अंदर की फोर्स लगा करके कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के अंदर, अपनी अवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि गेंद जिस दिशा में गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में एक और बल कार्य कर रहा है, जिसे हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। और ये जो घर्षण बल है ये किसी भी वस्तु के गति के विपरीत काम करता है और ये दो सतहों के बीच में रखता है। तो ये गेंद की सतह और जमीन के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से गेंद जो है आपकी उसकी चाल धीमी हो जाती है। सिंपल था, टेक द करेक्ट ऑप्शन। गेंद पर गति की दिशा में ही तो हमने कर लिया है। हाँ, न्यूमेरिकल आ गया है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी गाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। एक ट्रक है वो विराम अवस्था से पहाड़ी से नीचे की ओर आता है। जैसे मान लो ये आपकी पहाड़ी है, पहाड़ी से
जो ट्रक है वो इस तरीके से विराम अवस्था से, पहले यहाँ पर खड़ा था आपका ट्रक, इधर खड़ा था और विराम अवस्था से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ट्रक नीचे की ओर आ रहा है, ट्रक जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब जब ये नीचे की ओर आता है तो क्या कह रहा है, विराम अवस्था पे खड़ा था पहले, मतलब आपका u बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखता जा रही हूं मैं। यह 20 सेकंड में 20 सेकंड का समय लेता है ये, और 20 सेकंड का समय लेने के बाद में ये क्या करता है, लुढ़क करके नीचे 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। गाड़ी ट्रक स्टार्ट किया, 20 सेकंड बाद में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है, मतलब हमारे पास में दूरी कितनी दी गई है, दूरी हमारे पास में 400 मीटर दी गई है। तो मैं s बराबर 400 लिख लूं, s बराबर 400 लिख लें, क्योंकि हम दूरी को s से दर्शाते हैं, 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है भाई, हम त्वरण ज्ञात करेंगे इसका। इसका द्रव्यमान 7 टन है, द्रव्यमान भी दे दिया है कि 7 टन है। 7 टन मतलब 7 टन को हम क्या लिख सकते हैं, 7000 किलो लिख दूं, क्योंकि एक टन में कितने किलो होते हैं, 1000 किलो होते हैं ना। तो जो बस जो ट्रक है हमारा, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000, मतलब 7000 किलोग्राम का ट्रक हो गया आपका। एक और चीज क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर जो बल लगा है ना, उसकी गणना करनी है। ठीक है, देखो दो चीज पूछी है, पहला पूछा है त्वरण, दूसरा पूछा है बल। बल निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास में त्वरण होना चाहिए, तो हम पहला काम क्या करेंगे, त्वरण को निकालेंगे। त्वरण को निकालने के लिए हमारे पास में गति के 3 समीकरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वो 3 समीकरण हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और क्या हो जाएगा हमारे पास में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 जो है हमने समीकरण पढ़े थे। इन 3 समीकरण में से कोई एक समीकरण लगा करके हम a निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर तीनों के अंदर ये आ रहा है, मतलब a तो आप तीनों समीकरण की मदद से निकाल सकते हो। अब हमारे पास में अगर पहले समीकरण में आपको a निकालना है, तो पहले समीकरण में a निकालने के लिए हमें v की आवश्यकता पड़ेगी, और हमें v नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट समीकरण का यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड में भी v की जरूरत पड़ेगी, तो थर्ड वाले में भी v की जरूरत पड़ेगी, तो हम थर्ड वाला भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास में सिर्फ एक समीकरण बचा है, वो है दूसरा। तो क्या यहां मैं लिख दूं, गति के दूसरे समीकरण से। क्या है गति का दूसरा समीकरण हमारे पास में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है हमारे पास में, 400 मीटर, बराबर u कितना है हमारे पास में, 0 इंटू समय है 20 सेकंड का, प्लस हाफ a हमें निकालना है, और समय अगेन है हमारे पास में 20 सेकंड का। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या लिख दूंगी, 400 बराबर हाफ इंटू, और यहां पर हम इसको कट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 200। इसको 200 लिख देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 400 बराबर 200 a हो जाएगा। 200 a, यहां पर ये a इधर जाकर के भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 400 बटा 200 बराबर a, कट कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड का जो त्वरण है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण है, वो यहाँ पर उत्पन्न होगा। और जो आपका त्वरण है वो पॉजिटिव है, मतलब जो बल है वो कहाँ लग रहा है, गति की दिशा में ही बल आपका लग रहा है। तो त्वरण आ गया है, त्वरण के अलावा उसने हमें बल भी निकालने के लिए बोला है, तो बल कितना लगेगा, बल निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू ma। बल हमें निकालना है, द्रव्यमान हमें दिया है 7000 किलो, इंटू जो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड का उत्पन्न हुआ है, तो F कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14000 न्यूटन का बल ट्रक में लगा है। क्लियर, ये 2 आंसर हमारे पास में आ गए हैं। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम। 14000 न्यूटन का बल यहाँ निकला है, और ये रहा आपका त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 1 किलो द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करता है, करने के बाद में रुक जाता है, और पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। मतलब आपके पास में क्या है, एक झील थी जो जम गई है।
अब ये क्या है, झील की जमी हुई सतह है, इस झील की जमी हुई सतह के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पत्थर को फेंक करके मार रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर पत्थर को फेंक करके मारते हैं, जब हम यहाँ पर पत्थर को फेंक करके मारेंगे तो क्या होगा, पत्थर को आप कुछ ना कुछ आरंभिक वेग दोगे। तो मान लो ये आपका पत्थर है, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, और इसका जो द्रव्यमान है कितना है, 1 किलो का पत्थर है। इसको हमने प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड का। 20 मीटर प्रति सेकंड का मैंने इसे प्रारंभिक वेग दिया है, और 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग देकर के इसे फेंका जाता है। ये 50 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब यहाँ तक आता है कहीं पर, ये 50 मीटर की दूरी तय करता है, और 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद में ये रुक जाता है, मतलब v कितना हो जाएगा आपका 0, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की आपको गणना करनी, मतलब यहाँ पर आपको क्या बोला है, आपको F निकालने के लिए बोला है। अब हमें क्या पता है कि F बराबर होता है ma। आपके पास में m तो है, F हमें निकालना है, पर a तो हमारे पास में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले a निकालना पड़ेगा। वही हम जो गति के 3 समीकरण है उसको रिवाइज करेंगे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। a निकालने के लिए तीनों ही समीकरण काम के हैं, लेकिन हमारे पास में समय, जो प्रश्न है उसमें समय की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दी गई है, तो समय ना होने के कारण हम पहला और दूसरा समीकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से हम तीसरे समीकरण का इस्तेमाल करके पत्थर के अंदर उत्पन्न हुए त्वरण की गणना करेंगे, और उससे हम बल निकालेंगे कि कितना बल जो है पत्थर पर लगा है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकती हूँ, गति के तीसरे समीकरण से, क्या है गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है हमारे पास में, v तो 0 हो गया था क्योंकि पत्थर अंत में जाके रुक गया था। u कितना दिया है आपने, 20 मीटर प्रति सेकंड का, तो क्या लिख दूंगी, 20 का स्क्वायर बराबर 2a आपको निकालना है, और पत्थर ने दूरी कितनी तय करी है, पत्थर ने 50 मीटर की दूरी तय करी है, तो s बराबर 50, और a हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 400। यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमने 20 का स्क्वायर करा, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, और जो माइनस का साइन है वो बाहर है, इसलिए हम माइनस का 400 यहाँ लिखेंगे। बराबर 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100a। ये 100 इधर आकर के डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, a का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब आपका जो पत्थर है उसके अंदर ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ है। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन उत्पन्न हुआ है, या फिर बोल सकते हैं हम कि रिटार्डेशन जो है स्टोन में प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से वो रुक गया है। अब आपको क्या बोला है कि बल निकालना है, रिटार्डेशन तो हमें निकालने के लिए बोला नहीं है, तो बल निकाल देते हैं। बल कितना है हमारे पास में, F इज इक्वल्स टू ma। F कितना है हमारे पास में, F तो हमें निकालना है, m कितना दिया है, 1 किलो का पत्थर है, और जो मंदन प्रोड्यूस हुआ है वो -4, तो F इज इक्वल्स टू -4। तो जो आपका घर्षण बल लगा है जमी हुई बर्फ और पत्थर के बीच में, वो 4 न्यूटन का लगा है, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि जो बल लगा है वो पत्थर की गति के विपरीत दिशा में लगा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन में यहाँ डाउट आ रहा है। वैसे तो हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम हमारा करते हैं, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल का इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, उन तीनों क्वेश्चन को हमको यहाँ सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्टार मार्क कर लेंगे, वो भी 2-2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। देखो समझो, यहाँ पर आपको एक इंजन दे रखा है, फोटो बना हुआ इसलिए दोबारा नहीं बना रही। यहाँ पर आपको एक इंजन दे रखा है, ये जो इंजन है 5 डब्बों को खींच रहा है। हर डब्बे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, हर डब्बे का द्रव्यमान है 2000 किलो का, हर डब्बे का द्रव्यमान है 2000 किलो का, और इंजन का एक 8 किलो द्रव्यमान वाला रेल इंजन, और इंजन का खुद का द्रव्यमान कितना है, इंजन का खुद का द्रव्यमान है 8000 किलो।
ठीक है। इंजन खुद 8,000 किलो का है और क्या कर रहा है, हाँ 8,000 किलो का द्रव्यमान वाला रेल इंजन है जो क्या कर रहा है, 5 डब्बों को खींच रहा है और हर डब्बे का द्रव्यमान कितना है, 2,000 किलोग्राम। तो मतलब 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितना द्रव्यमान खींच रहा है, ये 10 किलो का द्रव्यमान खींच रहा है। अब जब ये इन सारे डब्बों को खींच रहा है तो कितना बल लगा रहा है, इंजन द्वारा बल कितना लगाया जा रहा है, एफ ई लिख रही हूं मैं क्योंकि इंजन बल लगा रहा है। तो इंजन द्वारा कितना बल लग रहा है इन डब्बों पर, हम वो देखते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला है कि इंजन द्वारा जो डब्बों पर बल लग रहा है वो है 40,000 न्यूटन का। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो इंजन बल लगा रहा है वो कितना है, 40,000 न्यूटन का। उसका अलावा जो पटरी है वो भी क्या कर रही है, पटरी भी डब्बों के गति की दिशा में विपरीत एक बल लगा रही है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, घर्षण बोल सकते हैं, घर्षण बल बोल देंगे। घर्षण बल को इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, इसलिए मैं एफ एफ लिख रही हूं। जो डब्बों के गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए मैं कह दूंगी कि -5,000 न्यूटन का, -5,000 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है पटरी के द्वारा डब्बों पर। तो यहां पर टोटल कितना बल लग रहा है हमें वो निकालना है। तो एफ नेट निकालना है, टोटल बल निकालना है ना। तो एफ नेट निकालने के लिए, नेट मतलब कुल बल कितना लग रहा है भाई, एक तो आपका इंजन फोर्स लगा रहा है और दूसरा आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे। तो इंजन कितना बल लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का, प्लस पटरी कितना बल लगा रही है, -5,000 न्यूटन का। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, सॉल्व कर लेंगे हम। 40,000 माइनस 5,000 और कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 35,000 न्यूटन का बल जो है आपके यहाँ, टोटल बल जो है वो लग रहा है डब्बों पर। कुल बल डब्बों पर कितना लग रहा है, 35,000 का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेल के अंदर त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है। इंजन जितना बल लगा करके खींचेगा तो इंजन और डब्बों में उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण उत्पन्न हमें पता है कि त्वरण उत्पन्न अगर हमें निकालना है तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, F = ma। अब त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल कौन लगा रहा है, इंजन लगा रहा है। और इंजन किन पर बल लगा रहा है, डब्बों पर। तो डब्बों का कुल द्रव्यमान कितना है, डब्बों का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, कितने डब्बे, 5 डब्बे है ना आपके, तो 5 × 2,000, 5 डब्बे हैं और हर एक डब्बा 2,000 किलो का है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 2,000 किलो का जो हर एक डब्बा है और ऐसे 5 डब्बे खींच रहा है, मतलब कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 × 2,000। और त्वरण हमें निकालना है और बल कितना लग रहा है, 35,000 का। यहां पर हम क्या लिख देंगे कि 35,000 बराबर 10,000 इंटू ए, ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में आंसर, अपॉन 1000 इंटू ए, 2 0 से 2 0 कट गया और 10,000 है ना यहाँ पर ये, तो 1 0 से 1 0 ये और कट जाएगा। तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का रेलगाड़ी में त्वरण उत्पन्न हुआ है सभी के अंदर। थर्ड पार्ट जो हमारा बच गया है यहाँ पर, थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि पहला डब्बा दूसरे डब्बे पर कितना बल लगा रहा है। अब देखो, जब पहला डब्बा दूसरे डब्बे पर बल लगा रहा है तो बल लगा करके उसको खींच रहा है, और जब पहला डब्बा दूसरे डब्बे को खींच रहा है तो साथ ही साथ इसके साथ में पीछे के 3 डब्बे और जुड़े हुए हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि पहला डब्बा जो है वो इन पीछे के 4 डब्बों को खींच रहा है। तो इन 4 डब्बों का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, इन 4 डब्बों का द्रव्यमान हो जाएगा 8,000 किलो, क्योंकि पहला दूसरे पर बल लगा करके उसको खींच रहा है, लेकिन दूसरे के साथ में पीछे के 3 डब्बे भी तो और आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि वो रुके हुए हैं, साथ में ही आ रहे हैं। मतलब जो ए है, जो पहला डब्बा है, वो पीछे के 4 डब्बों को बल लगा करके खींच रहा है और कितना द्रव्यमान है उसके पास में, 8,000 किलोग्राम का कुल बल जो है लगाया, सॉरी 8,000 किलोग्राम का जो कुल द्रव्यमान है पहले डब्बे द्वारा खींचा जा रहा है। यहाँ पर त्वरण जो है सभी का एक समान होगा। तो त्वरण कितना निकाला है हमने, 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या करना है, एफ निकालना है। हमें क्या पता है, F = ma।
एफ हम निकाल लेंगे 8000 इंटू 3.5, यहां पर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। F12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहला डब्बा दूसरे पर बल लगा रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 8 5 4 ऊपर कैरी जाएगा, 8 3 24, 24 प्लस 4 28, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। तो F12 कितना हो जाएगा हमारा, F12 हो जाएगा हमारा 28,000 न्यूटन। ठीक है, 3 आंसर पूछे थे, तीनों हमने निकाल दिए हैं, ए बी और सी, ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने देख लिया है कि कुछ थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना, तो लॉजिक लगा करके क्वेश्चन जब हमने किया है तो काफी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 15,000 किलो है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच में लगने वाला घर्षण बल जो है, क्योंकि दो सतह के बीच में घर्षण बल ही लगता है, वो कितना होगा। तो आपको पता है, हमने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ा है। यहाँ पर उसने F की गणना करने के लिए बोली है, और मास कितना बताया उसने, 15,000 किलोग्राम का मास बताया है, द्रव्यमान बताया है। और जो गाड़ी को रोकना है तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण कैसा उत्पन्न होगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन ने खुद ने मेंशन कर दिया कि ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ है, तो मतलब मैं क्या ले लूंगी, माइनस का 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 1500 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.7 को 1500 से, या फिर हम क्या कर लेंगे कि 1.5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 ऊपर करेंगे, 7 1 जा 7 10, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 255। तो यहां हम क्या कर देंगे, F इज इक्वल्स टू 255, 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा लेंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 2550 न्यूटन का घर्षण बल लगा है। और ये घर्षण बल कैसा लगेगा हमारा, ऋणात्मक लगेगा, क्योंकि त्वरण जो है वो ऋणात्मक उत्पन्न हुआ है। तो जो आपका घर्षण बल है वो गाड़ी की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा तभी गाड़ी को हम रोक पाएंगे। क्लियर हुए कैसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बच्चों प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।